इसरा मेरी से असाइनमेंट में हेल्प कर दो, मैंने कल क्लास नहीं अटेंड की। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपना काम खुद करो। आई एम अ फेमिनिस्ट। इसमें फेमिनिज्म कहाँ से आ गया? तुम सब लड़की ऐसे ही होती हो, कभी रोटी पका दो, कभी खाना गर्म कर दो, कभी ये कभी वो। आई एम अ प्रोग्रेसिव वुमन, हमें पीछे खींचना बंद करो। देखो मैंने आपसे थोड़ी सी हेल्प मांगी है, और क्या फेमिनिज्म के अंदर जेंडर इक्वालिटी नहीं आती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेमिनिज्म जेंडर इक्वालिटी की उन तहरीक का मजमुआ है जिनका मकसद औरतों के हकूक हासिल करना था, चाहे वो हकूक पॉलिटिकल हों, सोशल हों या फाइनेंशियल हों। इन सब मसाइल से मुतल्लिक कंसर्न्स तो बहुत अरसे से थे, बट इनकी असल ग्रोथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन की रोशन ख्याली की वजह से फ्रांस और यूरोप की ख़वातीन इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ जो था बराबरी का और आज़ादी का। 1800s तक तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, मगर 1848 के अंदर जब न्यूयॉर्क के अंदर वुमेन राइट कन्वेंशन हुई जिसकी क़यादत सूजन और एलिज़ाबेथ ने की, उसके बाद ये मूवमेंट दुनिया भर में आम हो गई और आज ये कल्चरल डिस्कोर्स का तमाम ममालिक का हिस्सा है। मगर इसकी डेफिनेशन वक्त के साथ साथ और हालात के साथ साथ चेंज होती गई, और इसी को हम वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं। अरे बाजी, आप कौन सी वेव्स की बात कर रही हैं? वेव्स देख रही हैं ना आप? चले मेरे साथ कराची में 5-5 मंजिलों की हाक्स पे के ऊपर ऐसी तफरीही वेव्स आती हैं। आए चले आपको दिखाता हूँ मैं। अरे भाई, मैं उन वेव्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो उन स्टेजेस की बात कर रही हूँ जिसमें फेमिनिज्म आया था। स्टेज 1 पहली वेव जो 1848 के अंदर आई, जिसमें हम लोगों ने वोटिंग राइट्स के बारे में बात की। स्टेज 2 दूसरी वेव जो 1960s और 1970s के दरमियान में आई, जिसमें हम लोगों ने सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज के खिलाफ आवाज उठाई। थर्ड स्टेज तीसरी वेव जो कि 1990 से पहले आई, जिसमें वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाई गई और पोजीशंस ऑफ पावर में औरतों की तादाद बढ़ाने पर काम किया गया। ये कौन सी स्टेजेस की बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान में फेमिनिज्म की कोई स्टेजेस नहीं आई। यहाँ तो लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बस उनकी रोटी गोलो। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब आप 1947 ही देख लें, जब फातिमा जिन्ना ने हमारे लिए ऑल वुमेन पाकिस्तान एसोसिएशन कायम की, और उसके बाद ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जिसमें औरतों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें। और इसके अलावा 1951 में फर्स्ट फीमेल पैरामिलिट्री फोर्सेस का आगाज़ हुआ और हम लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स तक मुतारिफ करवाए गए। और इसके बाद 1973 के आइन के अंदर जेंडर इक्वालिटी की एश्योरेंस दी गई, और पाकिस्तान में औरतों की पोजीशन तब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई जब बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम वर्ल्ड की पहली वज़ीर आज़म डिक्लेयर हुई। वो तमाम शोबे जहाँ पे पहले सिर्फ मर्द हायर हुआ करते थे, अब औरतें भी अपनी एक्सीलेंस दिखाना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि बतौर आर्मी ऑफिसर्स, फाइटर पायलट्स और जजेस। और साथ ही साथ वो तमाम सोशल मीडिया कैंपेन जो पहले सिर्फ कैंपेन्स थी, अब इवन ड्रामा इंडस्ट्री में भी यूज़ होना शुरू हो चुकी हैं। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन को मसाइल ही नहीं है? नहीं, मसाइल हैं, मगर चलें इसके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम चलते हैं मास्टरनी हमना जी के पास। पाकिस्तान में ख़वातीन के कई मसाइल में लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेग्लिजेंस ऑफ हेल्थ, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज और ऑनर किलिंग जैसे कई मसाइल हमें विरासत में मिले। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कई दहाइयों से फेमिनिस्ट मूवमेंट जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक मसला है जेंडर पे गैप, यानी मर्द और ख़वातीन की तनख्वाह में डिफरेंस। ये डिफरेंस आजकल 34% है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में ख़वातीन का कोटा 15% है, यानी 118 में से सिर्फ 48 डिपार्टमेंट्स की सीट ख़वातीन को दी जाती है। आशा की रिपोर्ट के मुताबिक 80% ख़वातीन वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार हैं। इसके साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की 24,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 500 केसेस रजिस्टर हुए हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में एक साल के अंदर तकरीबन 1000 औरतों की ऑनर किलिंग हुई, 61 औरतों के ऊपर एसिड अटैक्स हुए और 1,99,000 लड़कियों की चाइल्ड मैरिजेस करा दी गई। पाकिस्तान के इसके अलावा और भी ख़वातीन के मसाइल हैं, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई कैंपेन्स जारी हैं, लेकिन इनके बारे में बात करते करते हम लड़ पड़े हैं, ब्लेम गेम शुरू कर दी है और एक्सट्रीम पोजीशंस इख्तियार कर ली हैं। ये किस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं? वो दूसरी बीबी तो कुछ और कह रही थी। भाई मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है। चलें आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर हाल में पाकिस्तान में देखा जाए तो दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है लेफ्ट एक्सट्रीम और एक है राइट एक्सट्रीम। जो लेफ्ट एक्सट्रीम है वो उन लिबरल ख़वातीन का मजमुआ है जो ये समझती हैं कि उनकी तमाम ज़िंदगी के मसाइल की जड़ मर्द हैं, और इसी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं मैन हेटिंग। मैन हेटिंग का मतलब ये है कि मर्द बुरे हैं और हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी साइड पे ही एक राइट एक्सट्रीम भी मौजूद है जिसके हिसाब से औरतों को उनके तमाम हकूक़ हासिल हैं और उन्हें किसी इजाफी हकूक़ की ज़रूरत
نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام کیمپینز وقت کا ضیاع ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک 90% کی میجورٹی بھی پاکستان میں موجود ہے جن کے واقعی میں مسائل ہیں, مگر وہ مسائل کہیں دب کے رہ جاتے ہیں ان دو ایکسٹریمز کے شور میں. ارے بھائی یہ بی بی کیا بات کر کے گئی ہیں, میرے تو خود اپنے اتنے مسائل ہیں, آپ مینیٹزم پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی جو وہ کہہ کے گئی ہیں وہ 100% درست ہے, لیکن ہاں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, مردوں کے بھی مسائل ہیں. دیکھا جائے تو فزیکل نیگلیکٹ, سیکشل ابیوز اور وائلنس وکٹمائزیشن کے کیسز مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن ان کو آواز نہیں دی جاتی. جیسے کہ چینل 4 کی ایک رپورٹ کے مطابق 95% ٹرک ڈرائیورز جو کہ پورے پاکستان کا مال ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ سیکشل ابیوز میں انوالو رہے ہیں. اس افسوسناک نیگلیکٹ کے علاوہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مردوں کو ایموشنز ایکسپریس کرنے کی سپیس نہیں دی جاتی. آخر کیوں ایک مرد سینسیٹیو اور ولنریبل نہیں ہو سکتا؟ آخر کیوں ایک مرد کا سخت ہونا ہی مردانگی کی علامت ہے؟ ذرا سوچئے, ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ, ایک بھائی, ایک بیٹا بھی تو ہے جس کی کچھ ایموشنل نیڈز ہیں. اب جیسے ہماری سوسائٹی میں آواز اٹھائی جاتی ہے کہ عورتوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ چوز کر سکیں کہ کیا وہ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں یا وہ ورکنگ وومن بننا چاہتی ہیں, اسی طرح ہمیں مردوں کو بھی سپیس دینی چاہیے کہ وہ یہ چوز کر سکیں کہ اگر وہ اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈ یا ہوم میکرز بننا چاہتے ہیں تو وہ بن سکیں. ہمارے معاشرے میں مرد ہونے کا پریشر بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہمیں گھنونے کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں, جیسے کہ سوسائڈ ریٹ مردوں میں 5% زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, ڈائبٹیز, اسٹریس اور ڈپریشن کی ریشو بھی مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ارے یار کبھی آ گئے مردوں میں مسئلے, کبھی آ گئے عورتوں میں مسئلے, میرے کو سمجھ نہیں آ رہا مسئلے کس کے, میں سائڈ کس کی لوں پھر؟ دیکھیں اگر ہم ان سارے مسئلوں سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو نہ یہ کسی ایک جینڈر کی رسپانسبلٹی ہے اور نہ ہی ایک جینڈر کا مسئلہ. یہ تو اس سوسائٹل کنسٹرکٹ کا مسئلہ ہے جہاں پر ہم سارے بڑے ہو رہے ہیں, جہاں پر اس ماں کو وہ داماد تو پسند ہے جو اس کی بیٹی کا ہاتھ بٹائے, بٹ وہ بیٹا نہیں پسند جو اپنی بیوی کا ساتھ نبھائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری سوشل کنسٹرکٹ ایک پتھر کی لکیر بن چکی ہے جس سے دونوں ہی جینڈرز کو ڈیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جہاں 18 سینچری میں عورتیں ویسٹ میں ووٹنگ رائٹس کے لیے لڑ رہی تھی, وہیں 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو رائٹ ٹو پروٹیکشن, رائٹ ٹو بزنس اور رائٹ ٹو پراپرٹی دیا. ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس نے عورتوں کو لبریٹ کیا اور ان کا مقام معاشرے میں مزید مضبوط کیا. مرد اور عورت اپنی انفرادیت تو بدل نہیں سکتے, مگر وہ اپنی سوچ ضرور بدل سکتے ہیں. تو پھر یہ جینڈر وارز کیوں؟ انہیں ختم کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں. آئیے آپ اور میں مل کے ایک ایسے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں جہاں پہ ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے خوشی اور برابری کے ساتھ رہ سکیں.